तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समाज का टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग समाज का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। एंड समाज क्या है, इसका क्या क्या परिभाषा है और कौन कौन से भेद हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा एंड एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे समाज से क्वेश्चन बन सकता है समाज से। तो समाज क्या पूरा अच्छे से इसमें निचोड़ हम लोग देखेंगे। एंड जो भी डाउट आप लोग को समाज के लिए होगा या समाज से रिलेटेड कोई डाउट होगा, वो आज का लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक समास, और उसका भेद और परिभाषा सब देख लेंगे। साथ में आपको एग्जाम रेडी नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग को पता है कि समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपण। संक्षेपण मतलब क्या होता है? संक्षेपण मतलब कि किसी भी चीज को छोटा कर देना। यानी कि समास का अर्थ है संक्षेपण, और संक्षेपण मतलब होता है कि छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर संक्षेप यानी कि छोटे होकर के एक, मतलब कि दो शब्द है मान लीजिए, तो वो दोनों मिलकर के एक छोटे से रूप में एक नया शब्द बनाएगा और उसी को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द जब मिलता है और उससे एक नया शब्द बनाता है तो उसे समास कहते हैं। अगर हम इसका परिभाषा देखें तो अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंधित या ये अधिक, अगर बोला जाए तो यहाँ पर संक्षेप, किसी भी शब्द को संक्षेप करना ही समास कहलाता है। या संक्षेप करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास का तो अर्थ समझ आ गया, लेकिन समास का कितने भेद होते हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो समास का 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, जिसमें एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास, एक बहुब्रीहि समास, एक तत्पुरुष समास, एक कर्मधारय समास, एक अव्ययी भाव समास। अब ये 6 ये 6 कौन कौन सा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास को एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके समास का भेद को देखते हैं डिटेल में। अब हमारे पास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जब दो शब्द समान महत्व रखते हैं और दोनों का अर्थ मिलकर एक नया अर्थ बनाता है, उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। ये तो परिभाषा का बात हो गया। अब समझने वाला बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दो शब्द है और दोनों मिल रहे हैं और दोनों मेन मेन शब्द हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है माता और पिता। यहाँ पर माता भी मेन शब्द है और यहाँ पर पिता भी मेन शब्द है। जब दो मेन शब्द, मुख्य शब्द मिलते हैं, और उसका पहचानने का तरीका है कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, तो जैसे माता और पिता ये दोनों मुख्य शब्द हैं और दोनों मिल रहे हैं, एक शब्द बनाना है माता और पिता, तो इसी को द्वंद्व समास कहते हैं। अब जैसे देखिए सुख और दुख, तो ये दोनों मिले तो क्या हुआ? द्वंद्व समास। जहां पर दो मुख्य शब्द मिलते हैं और एक शब्द बनाते हैं, उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। इसका पहचानने का तरीका कि इसके बीच में योजक चिन्ह नहीं तो या, ये सब लगा रहता है। अब हमारे पास है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास जब कहीं भी समास में अगर संख्यावाचक शब्द दिखे और संज्ञा के साथ वो शब्द आया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। त्रिलोकी, त्रिलोकी, लोक क्या है? ये लोकी मतलब लोक, और त्रि मतलब तीन। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि तीन संख्या है और लोक एक संज्ञा और एक संख्या। त्रि क्या है? संख्या है, और जबकि लोक क्या है? एक संज्ञा है। तो जब एक संज्ञा संख्या के साथ है तो उसी को द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि पंचवटी, वटी मतलब वृक्षों का समूह होता है और पंच मतलब पांच, तो ये पांच क्या है? संख्या है, और वृक्षों का समूह ये क्या है? आ, आपका ये संज्ञा है। तो एक संज्ञा जब संख्या के साथ आता है तो उसको कहते हैं द्विगु समास। जैसे कि त्रिशूल, त्रिशूल भी में क्या आ रहा है? संख्या से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर भी द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, चौराहा में भी चौ यानी कि चार रास्तों का समूह, तो वहां पर भी क्या आ रहा है? संख्या से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी होगा द्विगु समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है?
देखिए, बहुव्रीहि समास वो होता है कि जब हमारे पास बने हुए शब्द है, उसका जो अर्थ है किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को बोध कराता है, वही होता है बहुव्रीहि स्थान। बहुव्रीहि समास, जैसे कि कोई स्पेशल व्यक्ति हो गया या फिर खास वस्तु हो गया, उसको अगर वो शब्द दिखा रहा है, दर्शा रहा है, वही होता है स्पेशल अर्थ प्रदान करने वाले समास को ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी में क्या है, यहाँ पर चक्रपाणी जिसके हाथ में, पानी मतलब हाथ होता है, चक्र मतलब चक्र, तो जिसके हाथ में चक्र होता है वो कौन, किसके हाथ में चक्र होता है, तो विष्णु जी। तो यहाँ पर चक्रपाणी कहने का मतलब है विष्णु जी से, यानी कि अर्थ शब्द तो चक्रपाणी है, लेकिन इसका अर्थ किससे जा रहा है, तो विष्णु जी से। तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। क्यों, क्योंकि ये जो शब्द है एक स्पेशल यानी कि खास अर्थ निकाल रहा है, यानी कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर ये चक्रपाणी हो गया बहुव्रीहि समास। वैसे ही अगर पीताम्बर चले, तो पीताम्बर मतलब जो पीला वस्त्र पहनता हो या धारण करता हो, तो वो कौन होते हैं, कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान। तो यहाँ पर पीताम्बर कहने का मतलब कृष्ण जी से है, यानी कि ये स्पेशल मतलब कि खास बोध करा रहा है, खास भगवान का मतलब कि खास व्यक्ति वस्तु ये सब का बोध करा है कोई भी शब्द, तो वो क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास। अब देखिए दशानन, दशानन मतलब जो जिसका 10 आनन था, मतलब जिसका 10 सिर हो, तो वो किसका था, तो रावण का था। तो यानी कि दशानन कहने का मतलब कि वो रावण से बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, तो रावण का। अगर हम कहें कि लंबोदर, लंबोदर मतलब क्या, कि जिसका लंबा उदर हो, तो ये शब्द किसको डिनोट कर रहा है, तो गणेश जी को। तो ऐसे शब्द जो स्पेशल अर्थ को बिलोंग करते हो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में एक शब्द प्रधान होता है और दूसरा उसकी विशेषता बताता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो एक राजपुत्र, एक पुत्र मतलब, और एक राज यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजा का पुत्र, यहाँ पर पुत्र का विशेषता बता रहे कौन, राज, यानी कि राजा का पुत्र, वो कैसा पुत्र है, तो राजा का। यानी कि एक तो मेन प्रधान शब्द है और दूसरा उसका विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ग्रामवासी, कैसे वासी है, तो ग्रामवासी है, तो वासी का विशेषता कौन बता रहा है, ग्राम। यानी कि एक शब्द आपका विशेषण होगा और एक शब्द आपका विशेष, यानी कि यहाँ पर राजा और पुत्र, ठीक है। तो राजपुत्र, तो कैसा पुत्र है भाई, तो राजा का पुत्र है। और कैसा वासी है भाई, तो ग्राम में रहने वाला वासी है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर दूसरा पहचानने का तरीका अगर हम आपको बताएं, तो यहाँ पर ये होता है कि जहां पर कारक शब्द का लोप हो जाए, जैसे कि यहाँ पर पूरा क्या होता, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर का क्या हो गया, लोप हो गया, यहाँ पर का छिप गया है, तो ये तत्पुरुष समास होता है। वैसे ये आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि एक शब्द प्रधान हो और दूसरा उसका विशेषण का विशेषता बता रहा हो उसका, ठीक है। जैसे कि राजपुत्र हो गया, ग्रामवासी हो गया, चिड़िया मार हो गया वगैरह, और भी ऐसे शब्द है, ठीक है। तो अगला अगर हम चले तो फिफ्थ नंबर पे कर्मधारय समास आता है। कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही उपभेद है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब विशेषण और संज्ञा मिलकर एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये तो समझ आया नहीं होगा। जैसे कि देखिए, कमल क्या है, एक संज्ञा है, नील यानी कि नीला, ठीक है। तो नीला और कमल, कमल का कौन विशेषता बता रहे हैं, मतलब कमल कैसा है, तो नीला है। तो एक शब्द क्या है, विशेषण है, और एक शब्द कैसा है, संज्ञा है। तो जब संज्ञा और विशेषण दोनों साथ में एक वस्तु का बोध कराए, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो जैसे नीलकमल से क्या पता चल रहा है, नीलकमल से कि नीला कमल, ठीक है। तो नीला है विशेषण और कमल है संज्ञा। तो जब संज्ञा और विशेषण एक साथ में एक ही वस्तु का बोध कराए, तो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीला कमल एक वस्तु है और यहाँ पर दो शब्द, एक संज्ञा कमल और नीला एक विशेषण है।
ठीक है। अब सुंदर बाल में बालक, सुंदर बालक में बालक क्या है? संज्ञा है। सुंदर क्या है? विशेषण है। और ये किसका? एक ही इंसान का बोध करा रहा है। वो सुंदर बच्चा या सुंदर बालक का बोध करा रहा है, वो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कर्मधारय समास समझ आ गया होगा। अब है अगला आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जब अव्यय यानी कि असंज्ञेय, यानी कि जो संज्ञा वगैरह, अव्यय जिसको बोलते हैं, अव्यय जो बदले ना, ठीक है, तो अव्यय वो होता है जिसपे लिंग, वचन, कारक ये सब का किसी का भी प्रभाव ना पड़ता है और वो कभी बदलता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। तो जब यहाँ पर शब्द में अव्यय प्रधान हो जाता है और उसके साथ संज्ञा जुड़ता है और नया अर्थ प्रदान करता है, उसी को अव्यय भाव समास कहते हैं। अब कैसे भाई? तो यहाँ पर देखिए, उपकारेण, उपकारेण में क्या है कि उप क्या है आपका? अव्यय है, एंड कारण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इसका अर्थ क्या हो गया? उपकार से, उपकार से क्या हो गया? एक अव्ययी भाव, जिसमें देखिए अति लगा रहे, यथा लगा रहे या फिर प्रति लगा रहे, तो ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव में आता है। जैसे कि यथाशक्ति, यथा क्या है? अव्यय है, और शक्ति, तो यथाशक्ति क्या हो गया? तो शक्ति के अनुसार। ऐसे ही प्रतिदिन, प्रति, ऐसे ही क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, इसी में आ जाएगा प्रतिदिन। और फिर हर दिन, ये सब क्या हो जाएगा? इसी में आएगा। मतलब कि जो अव्यय वाला चीज होता है, जो प्रत्यय जिसमें लगा रहता है, वो अव्ययी भाव में ही आता है। प्रतिदिन, हर दिन, हर एक दिन, यथाशक्ति, ये सब किस में आएगा? अव्ययी भाव में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि एग्जाम में आपको ये बहुत, जो नोट्स ये वाला आपका स्लाइड है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि यहाँ पर ये छोटा सा कंक्लूजन दिया हुआ है, जैसे कि समास क्या है? तो समास एक संक्षेपण का प्रक्रिया है। संक्षेपण प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द को छोटा कर देना, तो उसी को समास कहते हैं। और मुख्य भेद इसका कौन कौन सा है? तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों शब्द का महत्व होता है। और फिर द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक शब्द और एक संज्ञा मिलकर के द्विगु समास बनाता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में अनुवस्तु का बोध होता है, यानी कि यहाँ पर विशेष अर्थ प्रकट होता है। और फिर तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास एक या शब्द प्रधान होता है, दूसरा विशेषता उसका बताता है। और फिर कर्मधारय समास, जिसमें एक शब्द विशेषण होता है और एक शब्द संज्ञा होता है, और फिर दोनों मिलकर के एक ही वस्तु का बोध करा रहे होते हैं। और तत्पुरुष समास का ही कर्मधार समास क्या है? उपभेद है। तो अगर हम आगे चले तो हमारे पास ये सब एग्जाम्पल है, जैसे कि ट्रिक, जैसे कि और जिसमें रहेगा, और का भाव जहां पर रहेगा वो क्या होगा? द्वंद्व समास। अगर जहां पर संख्या और प्लस संज्ञा आ जाए तो वो क्या होगा? द्विगु समास। अगर अनवस्तु यानी कि स्पेशल वहां पर बोध, यानी कि किसी भी खास इंसान या फिर वस्तु का बोध हो, तो वो बहुव्रीहि समास। विशेष अर्थ जहां पर प्रकट हो, वो बहुव्रीहि समास होता है। एक प्रधान शब्द हो और दूसरा उसका विशेषता बताए, तो वो तत्पुरुष समास होता है। जिसमें विशेषण हो और प्लस में संज्ञा हो, तो वो कर्मधारय समास होता है। और जिसमें अव्यय प्रधान हो, वो अव्ययी भाव समास होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एमसीक्यू कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा, माता और पिता दोनों का यहाँ पर क्या चीज का भाव आ रहा है? और का भाव आ रहा है। और जिसमें और का भाव आता है वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। अब चले, त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी से क्या आ रहा है? त्रि मतलब तीन और लोकी मतलब लोक, तो यहाँ पर एक संख्यावाचक से जो शुरुआत होता है वो कौन सा होता है? द्विगु समास। तो यहाँ पर द्विगु समास में टिक कर देंगे। अब है
हमारे पास चक्रपाणि किस समास का उदाहरण है? तो अभी हम लोग देखे थे चक्रपाणि यानी कि विष्णु भगवान, यानी कि यहाँ पर विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ये कौन सा यह समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र से क्या आता था? राजा का पुत्र, यानी कि पुत्र क्या है? एक संज्ञा है, और राजा उसका क्या कैसा पुत्र है? तो राजा का पुत्र है, यानी कि एक विशेषण है और एक मेन शब्द है, यानी कि मुख्य शब्द है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ये सिचुएशन रहता है, तो कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास। ठीक है। अगर अगला देखें तो नील कमल किस समास का उदाहरण है? एक नील क्या है? विशेषण है, और कमल क्या है? संज्ञा है। अगर ऐसा कुछ है तो नील प्लस कमल और एक ही शब्द का उदाहरण हो, तो ये नील कमल कर्म धारय समास। अगर देखें यथाशक्ति, किसी भी चीज किसी की भी शब्द के पहले यथा, अति, प्रति ये सब लगा हो तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगला वीडियो उस पर बना देंगे जिस पर डाउट होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड शेयर कर दीजिएगा।